हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एंड द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कुछ टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बहुत ही छोटी क्लासेस में। इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड दैट matter is made up of very tiny microscopic particles जिनका नाम डाल्टन ने क्या दिया था, एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता है। अब सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात बाद में गलत साबित होगी। साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। They are charged particles as well as neutral particle। और ये तीन पार्टिकल के नाम भी आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन्स है दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दे डोंट कैरी एनी चार्ज। इसके बाद साइंटिस्ट के सामने अगला चैलेंज ये था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो एटम के अंदर प्रेजेंट है। Now the question is how are these particles arranged inside the atom? एटम के अंदर ये किस तरह से अरेंज्ड है, कहां पर कौन सा पार्टिकल है। तो उसके लिए दो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना अपना मॉडल प्रपोज करने लगा। सबसे पहले जो मॉडल हमारे सामने आया था वो भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसका नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन ने कहा था कि एटम को एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है। जैसे कि तरबूज के अंदर जो तरबूज के बीज है वो जिस तरह से यूनिफॉर्मली जो है स्कैटर्ड रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो है स्कैटर्ड है, एम्बेडेड है। और किस तरह से उन्होंने ये मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज है, उनके बीच में रिपल्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है दैट इज बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है एंड द पॉजिटिव स्फीयर। इस तरह से एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट इसलिए हो गया था बिकॉज थॉमसन का मॉडल जो है, थॉमसन के बाद जो रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट्स थॉमसन का मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है उसमें मैं नहीं जा रही हूं, बिकॉज वो तो 9th क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आपको बताया गया है, 9th में 10th में आपने पढ़ाई है। अब अभी हम बात करेंगे रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका कंक्लूजन क्या था, क्या कंक्लूजन मिला था रदरफोर्ड को, उन्होंने क्या कंक्लूजन लिया था। कंक्लूजन उन्होंने ये लिया था फ्रॉम सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये कंक्लूजन लिया कि एटम के अंदर एक कोर होती है और ये कोर जो कि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करते हैं, जिसके अंदर एटम का एंटायर मास और एंटायर पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर जो है कंसंट्रेटेड है। ये जो कोर है, इस कोर का उन्होंने नाम दिया था, जो कि सेंटर है एटम के अंदर, उसका उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो nucleus is positively charged and nucleus has got the entire mass concentrated in it. So that means protons and neutrons, protons are positively charged, तो इसी की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही वो पार्टिकल्स है जो कि एटम के मास में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का जो पोर्शन है जिसको उन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से तब तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए और एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट दिस डज नॉट हैपन, एटम इज क्वाइट स्टेबल। तो इसको उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है सेंटर के तरफ, इसको कहा जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड साइमल्टेनियसली एक और फोर्स, जब ये कोई चार्ज बॉडी इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक और फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है, व्हिच एक्ट्स आउटवर्डली, मतलब इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर।
तो ये जो फोर्स है इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई बॉडी इस तरह से चार्ज बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, देन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट विल एक्ट ऑन इट व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दैट मीन्स ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, रदरफोर्ड ने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट्स हाउ उन्होंने एक्सप्लेन किया था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो इसके बाद जो है बात आती है कि रदरफोर्ड का मॉडल का बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ये ड्रॉबैक्स आगे जाकर के कौन मॉडिफाई किया? नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट, और उन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड का मॉडल का जो ड्रॉबैक था, सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि इट वाज ऑब्जर्व्ड कि हर एलिमेंट अपना एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसको रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम could not explain. Line spectrum of the elements could not be explained by Rutherford's model of the atom, nuclear model of the atom. लाइन स्पेक्ट्रम समझने से पहले हमें समझना होगा लाइट का नेचर। We will understand first of all the nature of light. लाइट क्या है? लाइट क्या है मतलब वो वेव है कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स है, ये हम अभी जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो थ्योरी आया था हमारे सामने, दैट वाज बाय क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल का ये जो थ्योरी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इस थ्योरी में क्लार्क मैक्सवेल ने ये एज्यूम किया कि जो लाइट है या तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका नेचर कैसा है, इट हैज गॉट वेव नेचर। ये वेव की तरह प्रोपागेट करती है, वेव की तरह, जैसे कि आपको पता है कि साउंड भी वेव की तरह प्रोपागेट करते हैं, ऐसे क्लार्क मैक्सवेल का ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उन्होंने कहा लाइट या तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका नेचर कैसा है, वेव का जैसा नेचर है। तो अभी हम शुरू करते हैं क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि क्लार्क मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में था, उसको मॉडिफाई किया था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी हम चलते हैं क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की तरफ। आई हैव रिटेन द मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इज एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। जैसे कि कोई हीटेड रॉड हो या बल्ब का फिलामेंट हो, बल्ब का फिलामेंट के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट भेजते हो, जब आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब के फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप भेजते हो, तो बल्ब का फिलामेंट इट बिकम्स हॉट एंड इट प्रोड्यूसेस लाइट। तो इस तरह से कोई भी इस तरह की चीज है, जैसे कि कोई हीटेड रॉड है या तो बल्ब का फिलामेंट है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट भेजा है, वो क्या करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो भी कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप, ये कंटिन्यूअसली। उन्होंने यही एज्यूम किया था कि एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे कि हीटेड रॉड हो, बल्ब का फिलामेंट हो, कुछ भी हो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हमने भेजा है, कोई भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर आपने भेजा है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, तो उसके अंदर से एनर्जी किस तरह से निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, दे विल कम आउट एंड दे विल कम आउट कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप, कंटिन्यूअसली एमिट होगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में उन्होंने एज्यूम किया द रेडिएशंस consist of electric and magnetic field which are oscillating perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of the radiation। यहाँ पे डायग्राम मैंने बना लिया, ये आपका वेव है, ये आपका वेव है, ये वेव के साथ ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल में है और ये ऑसिलेट करते हैं एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द रेडिएशन। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन जो प्रोपागेट कर रहा है वो एज वेव प्रोपागेट कर रहा है और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द रेडिएशन। ये था सेकेंड पॉइंट। तो इसीलिए ये जो रेडिएशंस है इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो अगला पॉइंट में वही है कि ये जो रेडिएशंस है दे पॉसेस वेव कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि रेडिएशंस के जो कैरेक्टर है वो वेव जैसा कैरेक्टर है। ये जो रेडिएशंस जो वेव की तरह प्रोपागेट करते हैं, इनका जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? आप सबको पता है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस है वेव की तरह प्रोपागेट करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स की प्रोपागेशन के लिए कोई भी मेटीरियल मीडियम का जरूरत नहीं है। मेटीरियल मीडियम इन द सेंस सॉलिड या लिक्विड या गैसियस मीडियम का कोई जरूरत नहीं है। दे कैन प्रोपागेट इन नॉन मेटीरियल मीडियम ऑल्सो। नॉन मेटीरियल मीडियम मतलब जहां पर सॉलिड या लिक्विड या गैस टाइप का कोई भी मीडियम नहीं है। इसका तो एक प्रूफ हमारे सामने है ही है। सन से जो रेज अर्थ तक पहुंचते हैं, हम तक पहुंचते हैं, वो तो स्पेस के थ्रू आते हैं वेयर देयर इज नो मेटीरियल मीडियम। सॉलिड लिक्विड या तो गैस टाइप का कोई मीडियम स्पेस में नहीं होते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। तो ये है आपका क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकलता है, कॉन्टिन्यूअसली निकलता है। उनका नेचर कैसा है? वेव जैसा नेचर है, ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और उसके बाद उन्होंने कहा इनकी प्रोपागेशन के लिए कोई मेटीरियल मीडियम का जरूरत नहीं है। जिस्ट यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। तो अगर वेव की तरह नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। वेव का वेवलेंथ होती है, वेव का फ्रीक्वेंसी होती है, वेव का वेलोसिटी होती है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है, वेव का वेव नंबर भी होती है। तो ये सारा चीज वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आगे हम डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस नाउ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेव। वेव का वेवलेंथ क्या है? वेव का वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो आ रहा है। मतलब ये जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया, ये देखो ये वेव है, ये आपका वेव है। वेव का जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको कहा जाता है ट्रफ। तो ये वाला क्रेस्ट और इसके बाद इमीडिएटली जो नेक्स्ट आ रहा है वो है ये वाला क्रेस्ट। तो ये दो क्रेस्ट के बीच में यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको ले लो, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस ले लो, इसी को ही कहा जाता है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मैंने लैम्डा लिख दिया। तो ये हो गया वेवलेंथ। अब लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आपको पता चल गया। नाउ व्हाट इज द यूनिट? यूनिट लैम्डा का क्या होगा? लैम्डा को आप आर्मस्ट्रॉन्ग में, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, कोई भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद हमारा है फ्रीक्वेंसी में, जो कि न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यू से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू जितना नंबर में वेव पास करता है उसी नंबर को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज, जिसको HZ कहा जाता है। एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी को ऑलवेज सेकंड इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इनवर्स यूनिट हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी, जिसको C से हम रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना लीनियर डिस्टेंस वेव ट्रेवल करता है उसको कहा जाता है उसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का यूनिट तो आप सबको पता ही है, या तो आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करो या आप मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करो। उसके बाद नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पलीट्यूड अब देखिए, ये जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट या तो डेप्थ ऑफ द ट्रफ, यहां पे मैंने A लिख दिया, यही है एम्पलीट्यूड। इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट विल बी इट्स यूनिट? इट्स यूनिट विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को जो भी यूनिट में आप एक्सप्रेस करते हो उसी यूनिट में एम्पलीट्यूड को आपको एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यू बार वेव नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। अब अगर लैम्डा एक वेव का लेंथ है
तो जो है 1 सेंटीमीटर में कितना ऐसा वेव होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपन लैम्डा कर देना पड़ेगा। दैट मीन्स वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, 1 अपन लैम्डा होता है। तो अगर लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, इसको अगर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ न्यू बार, वेव नंबर के यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर लैम्डा को मीटर से एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो न्यू बार का यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये हो गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में जितना हमने स्टडी किया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, देन वेव नंबर, इसके बाद एक रिलेशनशिप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब देखो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, अब मैं रिलेशन को लिखूंगी। अब वेलोसिटी मतलब हमें पता है कि इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव्स, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास करे उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि न्यू है। एंड व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द लेंथ ऑफ ईच वेव, हर एक वेव का लेंथ है लैम्डा। तो डेफिनेटली लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड न्यू। सो वी कैन राइट C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप, और आपको यूज करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रम क्या है और ये कितने टाइप का है। अब स्पेक्ट्रम क्या है जानने के लिए सबसे पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताएंगे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है उनको एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। अब स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या क्या होते हैं, एक स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक बस प्रिज्म होते हैं और एक फोटोग्राफिक फिल्म होते हैं। जब कोई लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो प्रिज्म के थ्रू पास करने से क्या होगा, उस लाइट के अंदर जो भी डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस है जो प्रिज्म है उसके थ्रू जाने के बाद वो सारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद जो इमर्जेंट रेडिएशन है जो बाहर निकल आएंगे, प्रिज्म के बाहर जो निकल आएंगे, उनको अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रिसीव करें तो जो फोटोग्राफ मिलते हैं या तो जो पैटर्न हमें मिलते हैं उसी का नाम है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रा जो कि प्लूरल होती है, स्पेक्ट्रम के प्लूरल है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एक को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आज हम डिस्कस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, कैसे मिलते हैं, कोई भी सब्सटेंस से जब रेडिएशन एमिट हो रही है, जैसे कि सान का रेडिएशन ले लो, या तो कोई सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर में हीट कर लो, या तो गैस को लो प्रेशर में ले करके उसके थ्रू जो है हाई वोल्टेज अप्लाई करो, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेजना, वो करो, तो उससे क्या होगा, ये जो रेडिएशन से एमिट हो रहा है इन सब सब्सटेंसेस से, जो कि हमारा सोर्स है, सान हो या तो कोई हॉट सब्सटेंस हो या तो गैस लो प्रेशर में, उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेज रहे हो, तो सबसे क्या निकलेंगे, रेडिएशंस निकलेंगे। इन रेडिएशंस को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करो और उसके बाद उसको फोटोग्राफिक फिल्म में आप उसको रिसीव करो, तो जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उसी का ही नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलना चाहिए हमें, एमिशन स्पेक्ट्रा ये 2 टाइप का है, एक को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरा को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। तो हम पहले समझ ले कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब लाइन स्पेक्ट्रा या तो जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है वो कब मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द रेडिएशन हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिल सकते हैं या तो लाइन स्पेक्ट्रा मिल सकते हैं। अब सोर्स जब व्हाइट लाइट हो, जैसे कि सनलाइट हो या कोई बल्ब का लाइट हो या तो कोई हॉट ग्लोइंग बॉडी हो जो कि व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है, ये व्हाइट लाइट के अंदर आपको पता है कि 7 कलर के रेडिएशंस होते हैं। दे आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबज्योर जिसको हम बोलते हैं। तो व्हाइट लाइट सन से हो, बल्ब से हो या तो कोई हॉट ग्लोइंग बॉडी से हो, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालिसिस करोगे तो स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो प्रिज्म है उसके थ्रू जब आप पास करेगा,
पास करने के बाद ये 7 कलर का रेडिएशंस में सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, वायलेट का, तो उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। और जो रेड कलर है उसका डेविएशन सबसे कम होगा, इट विल हैव लीस्ट डेविएशन बिकॉज इट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जो फोटोग्राफ आपको प्रिज्म के अंदर से जब ये बाहर आएंगे, रेडिएशन स्प्लिट होने के बाद बाहर आने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म में जब उनको हम रिसीव करेंगे तो हमें जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिलेगा व्हाइट लाइट से, वो स्पेक्ट्रम होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों कंटिन्यूअस बोल रहे हैं हम, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है डायग्राम, ये आपका व्हाइट लाइट है, ये बीम बन रहा है, ये जो स्लिट है, स्लिट के थ्रू जब आप पास करोगे तो ये बीम, एक फाइन बीम बनेगा। ये फाइन बीम ऑफ लाइट को जब हम प्रिज्म के थ्रू पास कर रहा है तो इसके अंदर जो 7 कलर का रेडिएशंस था ये सारे जो है डेविएट हो गए हैं। सबसे ज्यादा डेविएट होंगे वायलेट और सबसे कम डेविएट होंगे रेड। तो ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, दिस इज द फोटोग्राफिक प्लेट, ये नीचे लिखा हुआ है। और ये पैटर्न जो फोटोग्राफ आपको मिलेगा फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर वही है स्पेक्ट्रम। और इसका नाम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए है क्योंकि ये जो कलर्स है ये कलर्स कंटिन्यूअस है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, दे आर मर्जिंग ओवर वन अनदर, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर जो है ओवरलैप कर जाते हैं, कोई गैप नहीं होता है इनके बीच में, इसीलिए स्पेक्ट्रम का नाम है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जब व्हाइट लाइट को आप स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पास करोगे आपको किस टाइप का स्पेक्ट्रम मिलेगा, आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाउ लेट अस कम टू लाइन स्पेक्ट्रम। इफ एनी एलिमेंट, जैसे कि सपोज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कोई भी एलिमेंट ले लो, या तो उनका कोई वोलाटाइल सॉल्ट ले लो, वोलाटाइल सॉल्ट्स जनरली क्लोराइड सॉल्ट्स आर वोलाटाइल सॉल्ट्स। तो अगर आप सोडियम मेटल ले लो या सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ले लो, पोटेशियम मेटल ले लो या पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट ले लो, ले करके बुनसेन बर्नर, यहाँ पे मैंने बुनसेन बर्नर को दिखाया, बुनसेन बर्नर का फ्लेम में हीट करो तो लाइट विल बी एमिटेड। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप कोई गैस को, जैसे कि सपोज यहाँ पे बुनसेन बर्नर और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को हम दिखा रहे हैं, ये प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम वायर के अंदर जो है ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को हम थोड़ा सा जो है उसमें लगा लेंगे और उसके बाद ये फ्लेम में हम होल्ड करेंगे तो हम देखेंगे येलो कलर का लाइट यहाँ पे एमिट होगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गैस को हम ले सकते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को भर के लो प्रेशर करके, उसका प्रेशर काफी लो करना पड़ेगा, अब देखोगे कि हाई वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो वो भी लाइट एमिट करते हैं। तो इस तरह से लाइट जो कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, एलिमेंट हो, एलिमेंट का वोलाटाइल सॉल्ट हो, कोई गैस को लो प्रेशर में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेकर के उसके थ्रू हाई वोल्टेज पास करो, ऑल विल एमिट लाइट। तो लाइट एमिट करने के बाद उसी लाइट को अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम में जो है कुछ आइसोलेटेड कलर्ड लाइन्स आपको मिलेंगे। ये जो आइसोलेटेड कलर्ड लाइन्स आपको मिलेंगे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये जो है एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे बाय डार्क स्पेस, और हर एक लाइन जो है इट विल हैव डेफिनिट वेवलेंथ, each line will correspond to a definite wavelength। जैसे कि यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड को लिया है, उसको बुनसेन बर्नर के फ्लेम में हम हीट कर रहा है और वो जो लाइट एमिट कर रहा है जो कि येलो कलर का लाइट था, उस लाइट को हमने, ये स्लिट है, इसके थ्रू हमने भेजा तो एक फाइन बीम हमें मिला। इस बीम ऑफ लाइट को जब हमने प्रिज्म के थ्रू पास किया तो इसका प्रिज्म के थ्रू जाते ही क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, जो रेडिएशंस थे अलग अलग वेवलेंथ के वो एक दूसरे से अलग हो गए और ये फोटोग्राफिक प्लेट में हमने रिसीव किया। और फोटोग्राफिक प्लेट में जब हमने रिसीव किया तो हमें ये स्पेक्ट्रम मिला जिसमें दो ब्राइट येलो कलर का लाइन, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट या तो सोडियम मेटल भी ले लो तो उससे भी आपको मिलेगा। जो लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम मेटल येलो कलर का लाइट एमिट करती है। अगर आप पोटेशियम मेटल या पोटेशियम सॉल्ट ले लो तो वो एमिट करता है वायलेट लाइट। सो कलर ऑफ द लाइट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस टेकन। जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कलर का लाइट वो एमिट करेगा। उसी लाइट को जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालिसिस करोगे तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं उसमें आइसोलेटेड कलर्ड लाइन्स आपको मिलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में ये दो ब्राइट येलो कलर का लाइन आपको मिले हैं जिनका वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसी स्पेक्ट्रम का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम।
तो लाइन स्पेक्ट्रम मतलब समझ जाओ इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। जो लाइंस है उनके बीच में डार्क स्पेस से वो सेपरेटेड है, जो कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें एक टाइप का एमिशन स्पेक्ट्रम जो पहले हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने लिया था व्हाइट लाइट। तो जब व्हाइट लाइट होगा तो हमें मिलेगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वायलेट से लेकर के रेड तक की आपको कलर्स मिलेंगे स्पेक्ट्रम के अंदर, जो एक दूसरे के ऊपर कलर्स जो है मार्ज कर जाएंगे और देयर विल बी नो गैप, दे विल नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे के साथ मार्ज करेंगे वो और कंटिन्यूअस होगा स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर आप कोई केमिकल सब्सटेंस लेते हो, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको कोई भी केमिकल सब्सटेंस को हीट करके अगर उससे जो लाइट एमिट हो रही है उसको अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालिसिस करोगे तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कलर्ड लाइंस, आइसोलेटेड लाइंस सबको मिलेंगे, जिनका एक एक लाइन का एक एक डेफिनेट वेवलेंथ होगा और जो है दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेसेस। तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम। सो अप टिल हियर इन टुडेज वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।